हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे सोशल साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी एससीईआरटी 6 to 8 की बुक से संबंधित है। 6 to 8, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि ये जो बुक्स हैं 6 to 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये मान के आप लोग चलिए, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जूनियर टीचर वैकेंसी, और चाहे प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो जूनियर के लिए ही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको मैं इसीलिए करवा दे रहा हूँ कि प्राइमरी वैकेंसी से पहले ये 6 to 8 ये पहले से ही कंप्लीट हो जाए, 6 to 8, जिससे क्या हो कि बाद में अन्य चीज़ों को पढ़ाया जा सके, क्योंकि तब इतना टाइम नहीं होगा। और जो प्राइमरी वैकेंसी है उसमें बहुत ही ब्रॉड आपका सिलेबस होने होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें लेके चल रहे हैं जो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 50 नंबर का कंपलसरी पेपर होगा आपका जूनियर टीचर वैकेंसी में, ठीक है। क्योंकि 150 नंबर का पेपर होगा। अगर आप गणित विज्ञान से तो 100 क्वेश्चन आपके गणित विज्ञान से होंगे और 50 नंबर आपके सोशल साइंस से आएंगे। इसी तरीके से आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत किसी से हैं तब भी ऐसे ही होगा। सोशल साइंस में तो आपको सोशल साइंस आनी ही आनी है, पूरा आपका सोशल साइंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो है, आज की ये पहली वीडियो है, इसमें मैंने 2 लेसन रखे हैं, पहला लेसन और दूसरा लेसन। जब छोटे लेसन होंगे तब उनमें 2 लेसन रख लिए जाएंगे, और अगर कोई बड़ा लेंदी लेसन हुआ तो उसको एक लेसन में ही पूरी वीडियो कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। तो इसको बहुत ही सीरियसली लीजिए आप लोग, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं मतलब जब मैं कह रहा हूँ तो बहुत सोच के ही कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी भी स्टार्ट की थी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ वीडियो ऐसी हैं जिसमें 50-60 ही व्यूज़ आए, ठीक है। व्यूज़ की बात नहीं है, इससे एक चीज़ पता चल जाता है कि रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। व्यूज़ तो अब जैसे मैथ्स की हैं, किसी में 300-400 ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कम से कम लोग देख तो रहे हैं, किसी को उससे फायदा तो हो रहा है। साइंस की भी जो चल रही है वन लाइनर, उसमें भी लोग देख रहे हैं, 300-400 देखते हैं, तब भी मुझे ये लगता है कम से कम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि मुझे फायदा किसमें है कि मैं ये बना के डालूं कि इस दिन होगी परीक्षा, उस दिन होगी परीक्षा, फालतू के बकवास। उसमें डिसलाइक आते हैं लेकिन लोग देखते तो हैं, ठीक। लेकिन फिर भी मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं स्टार्ट करूँ। भले इसमें 100 लोग 150 लोग देखें, कोई दिक्कत नहीं, मैं कभी भी शेयर करने के लिए कभी भी नहीं कहता हूँ, ठीक है, चाहे व्यूज आए ना आए। लेकिन एनसीईआरटी बंद करने का रीजन यही है कि 40-50 लोगों का मतलब है कि रिस्पांस बिल्कुल जीरो है एक तरीके से, ठीक है। तो एनसीईआरटी को बंद करना अलग चीज है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यूपी की टीचर वैकेंसी है, तो उसमें आपका ये जरूर पूछा जाएगा, चाहे आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपकी जूनियर हो, चाहे यूपी टेट हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है, बाकी चीज़ों को ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ शुरुआत में तो हमें कोई यहाँ पे खास बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। अगर आप कह इसको नजरअंदाज आप लोग मत करिए। सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन उठाइए, ठीक है, और पहले फर्स्ट लेसन डालिए, लेसन का नाम मत डालिए, फर्स्ट लेसन डालिए, और बस इसको लिख, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको आप लोग नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को, ठीक। अब लोग ये भी पूछ सकते हैं कि इस ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है। नॉर्मली पूछा जा सकता है कि पूर्व मतलब प्राक ऐतिहासिक काल क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे अपने हिसाब से खूब अच्छे तरीके से, और चारों एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन जब आपने पढ़ा होगा तो आप उसका राइट आंसर मार सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब कुछ चीजें हाईलाइट कर दी हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए, और कुछ चीजें ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें भी 20 से भी कभी कभी ऐसा होता है, लेसन रीडिंग का यही फायदा है कि कभी कभी 20 से भी क्वेश्चन उठा के रख दिए जाते हैं। जब मानव ने लिखना शुरू किया उसे कागज का ज्ञान नहीं था, वह लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी लिखे जाते थे। ताड़पत्र वृक्ष के चौड़े पत्ते, भोजपत्र एक प्रकार की वृक्ष की छाल, ताम्रपत्र तांबे के टुकड़े होते थे। अब ये भोजपत्र आपने सुना होगा, ठीक है। ताड़पत्र, भोजपत्र, भोजपत्र क्या होता है? इस पे पांडुलिपियां लिखी जाती थी। आपने एनसीईआरटी के जिन लोगों ने 6 क्लास की वीडियोस हमारी देखी होंगी, उन लोगों को याद होगा कि पांडुलिपियां भोजपत्रों पे लिखी जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। जिस काल समय के इतिहास के विषय में हमें लिखित और मुद्रित जानकारी सामग्री से जानकारी मिलती है, उसे पढ़ा भी जा सकता है। उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब ऐसा ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें किसी भी चीज, कोई भी चीज है, किसी विषय के बारे में लिखित या मुद्रित सामग्री से हमें जानकारी मिल जाए, तो उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, इतिहास की जानकारी के लिए कई प्रकार के स्रोत होते हैं, ठीक है। तो उसमें पहला स्रोत है मुद्रा और अभिलेख, ठीक है। मुद्राओं से तत्कालीन शासक का नाम
उसका समय तथा मुद्रा के आकार प्रकार से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही सिक्कों के प्राप्ति स्थल से शासक के साम्राज्य विस्तार का भी पता चलता है। ठीक है, अब देखिए इतिहास है, इसको थोड़ा सा लेसन रीडिंग करनी पड़ेगी, और अभी जब भूगोल आएगी आप लोगों के सामने, ज्योग्राफी आएगी, तो उसमें आपके पास तथ्य होंगे, मतलब उसमें तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो रीडिंग में ही आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार मुद्राएं भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये कुमारगुप्त की यहाँ पे फोटो है। साहित्यिक स्रोत दूसरा है लुम्बिनी अभिलेख, अशोक से संबंधित। ठीक है, यह अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख का अंश है। ठीक है, ये देखिए ये ऊपर वाला जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, तो अब ब्राह्मी लिपि यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए पुस्तक का नाम, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लर है, इसको मैं बता दूंगा। यहाँ पे देखिए वेद लिखा है, वेद, पुस्तक का नाम, इधर लेखक का नाम और इधर काल का विवरण। ठीक है, अब देखिए इनके वेद से संबंधित क्या, आर्यों के संबंध में है। ठीक है, रामायण एवं महाभारत, रामायण किसने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि ने, और ये महाभारत वेद व्यास जी ने। ठीक है, तत्कालीन समाज के विषय में ये हो गया। जैन एवं बौद्ध साहित्य, ये हो गया तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, मतलब जैन एवं बौद्ध साहित्य और जातक कथा। ठीक है, ये हो गया। अब ये धार्मिक साहित्य हो गया। अब धर्मोत्तर साहित्य देख लीजिए, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, चाणक्य ने। तत्कालीन समाज की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति, ब्लर है इसीलिए मैं इसको बोल भी दे रहा हूँ। राजतरंगिणी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, कश्मीर के इतिहास के विषय में। अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें शायद तीसरा ही चौथा क्वेश्चन ये उठा के रख दिया गया था। ठीक है, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, इंडिका, इंडिका किसने लिखी है, मेगास्थनीज। ये कौन थे, यूनानी राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक। यात्रा विवरण, ये किसका वृत्तांत है, फाहियान, चीनी यात्री, गुप्त काल से संबंधित। फिर यात्रा विवरण, ये हुएनसांग, ये भी चीनी यात्री, ये हर्ष के शासनकाल का विवरण। अब देखिए फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो गुप्त काल में आया था। ठीक है, और हुएनसांग ये हर्ष के समय में आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए और भी जानिए, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो ये तो सबको नॉर्मली पता होगा, ये लोगों को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता वो लोग लिख सकते हैं। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ठीक है, तो ये देखिए पहले चैप्टर में बस इतनी चीजें थी, इसलिए इसमें मैंने दूसरा भी चैप्टर यहाँ पे ऐड कर दिया है। दूसरा चैप्टर है पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं पादक मानव। ठीक है, जितना ही आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे इसमें, ये 6 क्लास की स्टार्ट है, जितना ही ईयर तक पहुंचेंगे, ठीक है, तो इसमें काफी आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक, अगर आप लोग जैसे काफी लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा निगेटिव परेशान है या कुछ भी कह सकते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि सर इसमें तो 5 ही क्वेश्चन बनेंगे। अगर मान लीजिए ये ईयर क्लास तक मान लो 80 लेसन हुए, मान लो 80 टोटल लेसन हुए, अगर 5-5 भी रख लो तो 400 क्वेश्चन लगभग आपके बन जाएंगे। और 400 में अगर पता चला, अभी आपके जो अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स सबका मिला के बता रहे हैं, अगर बाई चांस 30 नंबर में ये सारी चीजें आई और बाई चांस 400 में आपको 25 क्वेश्चन ही तो चाहिए, 30 क्वेश्चन ही तो चाहिए, अगर बाई चांस 30 क्वेश्चन इससे आ गए तो आप क्या करेंगे, क्या आ नहीं सकते ये चीज। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है और चीजों को थोड़ा सीरियस लेने की जरूरत है। ये नहीं है कि मतलब शॉर्ट, मतलब किसी चीज को शॉर्ट में आप लोग कभी कवर नहीं कर सकते। ठीक, अब पाषाण काल में देखिए, अब यहाँ पे देखिए, मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो ये भी पूछा जा सकता है मानव विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी। इस समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन आए, जैसे खड़े होकर सीधे चलना, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का पैदा होना, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना, मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार, मानव के विकास विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। तो मानव शास्त्री किसे कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर बहुत नॉर्मल वे में यहाँ पे कह दिया गया, मानव के विकास विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रही तथा धीरे धीरे विकास होता गया। अब देखिए पहले ऐसा था मानव, फिर ऐसा हुआ, धीरे धीरे आज के मानव के तरह ये हो गया। ठीक, मानव का विकास का क्रम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे मेन चीजें हैं जो जो जिसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से पाषाण काल थे,
पूरा पाषाण काल, ये 3 पार्ट हैं, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, अब पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं? पूरा पाषाण काल में मानव सब पहले खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। उससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से मांस प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया। तो ये कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में ही मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ किया था। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बीच से भी। ठीक है, तो इसीलिए ये बीच में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है। शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई स्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसने आग के प्रयोग की जानकारी प्राप्त की। तो आग के प्रयोग की जो जानकारी है वो भी आपकी पूरा पाषाण काल में ही प्राप्त हुई थी। साथ ही उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। तो पूरा पाषाण काल में कौन कौन चीजें आपको मिल गई? ठीक, कंदमूल, मांस उसका मुख्य भोजन था। ठीक है, और घर गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया था पूरा पाषाण काल में। ठीक है, आग का प्रयोग की जानकारी हो गई थी और मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पर पूरा पाषाण काल। अब देखिए, इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करता था, जिसे वह आपस में बांटकर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। ठीक है, अब शिकार कैसे करते थे, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने वाली है, इसीलिए सिर्फ इसकी जो हेडिंग है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया है। आदि मानव के पास ना ही जंगल के जानवरों जैसे पैने नाखून थे, ना ही नुकीले दांत, ना जबड़े और ना ही सींग। उसकी बड़ी समस्या अपने से ज्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने व उसका शिकार करने की थी। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उस युग में पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाता था। इस युग के पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, ये बेडौल एवं भौड़ी आकृति वाले थे। ठीक है, फिर आग का पता कैसे चला? औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकली। निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ियों और टहनियों आदि को जलाने लगे। ठीक है, फिर है पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार कौन कौन? देखिए, ठीक, आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार ये ऊपर हैं। ठीक, इन्हीं के बारे में। अब मध्य पाषाण काल को देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल के औजार उपकरण पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए थे। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने में ही उसने उपकरण छोटे बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहां जहां बर्फ जमी थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। तो ये देखिए, घास एवं वनस्पतियों के मैदान जो ये मध्य पाषाण काल में विकसित हुए। ठीक है, इन चीजों को आप लोग चाहें तो थोड़ा सा नोट्स बनाते चलिए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, पृथ्वी की उर्वरक शक्ति और वनस्पति के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव अपने आप उसी उगी घासों को एकत्र करने लगे। इन्हीं घासों में कई अनाज आज के अनाजों की पूर्वज थी। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार वह अब संग्राहक बन गया था। ठीक, अब मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बताया। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। अक्सर ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि पहला पशु कौन था मानव का, तो वो कुत्ता था। ठीक है, और ये कब कब से शुरू किया था? ये मध्य पाषाण काल में। अब देखिए, खेती का ज्ञान। विद्वानों का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिर गए होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने देखा कि तब उन्हें ज्ञात हुआ कि इस अनाज के दानों से बार बार उगाया जा सकता है। इन अनाजों के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। ठीक है, तो अपने इस ज्ञान को उसने परीक्षण भी किया, तब जाकर उसे खेती का ज्ञान हुआ। तो ये ज्ञान भी इसको मध्य पाषाण काल में ही हुआ। ठीक, अब देखिए नव पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल हो गया। पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी कि कब्र में दफनाना उसने सीख लिया था, आग का ज्ञान हो गया था उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा लिखते चलिए। अब देखिए नवपाषाण काल में पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया, तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। ठीक है, पहले भोजन का संग्रह करता था, लेकिन अब उसको उत्पादित भी करता है। ठीक है, इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुडौल थे, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्थेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। तो नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार कौन से थे? कुल्हाड़ी एवं हंसिया। खेती के लिए
खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुपालन आपका नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ। पशुओं का मांस व दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था पशुओं का प्रयोग। ठीक है, अब आगे देखिए मध्य पाषाणकालीन औजार देख लेते हैं। मध्य पाषाणकालीन औजार कौन से? कुल्हाड़ी एवं हंसिया से क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं धातुकाल। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पर भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मध्य पाषाणकालीन औजार में पहिए का आविष्कार भी इसी समय हुआ। इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने तथा सामान ढोने में किया जाता था। बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा। खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लगे। ठीक है, तो शवों को दफनाने के लिए के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास के विषय में जानकारी मिलती है। शवों के साथ खाने पीने की चीजें, बर्तन, हथियार आदि भी रखना जाते थे। इन लोगों का विश्वास था मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करेगा। अब देखिए धातुकाल क्या है। नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। मतलब नवपाषाण काल के बाद की स्थिति बता रहे हैं। धातुओं में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ? तांबे का। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, इसमें तो मुझे लग रहा है कि इस पूरी वीडियो में कम से कम 10-12 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, मैंने तो 4 ही जोड़े थे, 4 ही 5 जोड़े थे। ठीक है, तो इसमें तो हमें लग रहा 15-20 क्वेश्चन बन जाएंगे, जिसके कारण इस युग को ताम्र पाषाण युग कहा गया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उसमें तांबा खोदकर निकालना शुरू किया। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना तथा सांचे की सहायता से धातु द्रव्य को विविध रूप देना भी उन्होंने सीख लिया। यह मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी। धीरे धीरे मानव ने जस्ते व तांबे को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। अब देखिए कांसा किससे बनता है, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो ये बनता है तांबा और जस्ते को मिला के। तांबा प्लस जस्ता बराबर क्या हो गया? कांसा। ठीक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको ना पता हो वो लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपका 6 क्लास की ही ये पहली वीडियो थे और आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कोशिश करूंगा कि ये देखिए इतिहास की थी आपकी वीडियो। अब इसके बाद भूगोल और पॉलिटी मतलब नागरिक शास्त्र, जो नागरिक शास्त्र कही जाती है 6 to 8 में, उसको भी हम लोग मतलब डेली डेली कोशिश करूंगा कि तीनों की एक एक वीडियो आपको देता रहूं। और ये आपकी टीचर वैकेंसी से संबंधित से मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका विज्ञान की मैं 6 to 8 करवा चुका हूँ, विज्ञान का करवा चुका हूँ। और 9-10 आपको करवाना है, 9 to 10 आपको विज्ञान में करवाना है। उसके लिए मैं जल्दी ही उसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग पढ़ लीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दूं, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो आपकी जुलाई के लास्ट वीक या फिर अगस्त में करवाई जा सकती है। और बाई चांस कि अगर परीक्षा अगर 15 अगस्त के बाद करवाई गई तो और टाइम मिलेगा। हालांकि इतना ज़्यादा लंबा ना खींचे, जितनी जल्दी पेपर ये हो जाएगा उतना ही प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए राहें खुल जाएंगी। ठीक है, उतना ही जल्दी उसकी भी तैयारी स्टार्ट की जा सकती है। ठीक, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? पहली वीडियो थी, आप लोग जैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो भी इसमें कमी हो वो आप लोग बताइएगा। ठीक है, जो भी आप लोगों को इसमें कमी समझ में आया वो प्लीज़ बताइएगा हमें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।